इस वीडियो के अंदर हम इंडियन रेलवेज के लिए कामकाज करने वाली एक इम्पॉर्टेंट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा ये कंपनी आपको एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती हुई दिखाई देती है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर सालों से वर्किंग में है। फिलहाल इस कंपनी के शेयर चार्ट के ऊपर फोकस करोगे तो ये कंपनी ऑलरेडी काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स बनाकर दे चुकी है, लेकिन इस समय आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिलेगी। एंड यहीं पर बहुत से इन्वेस्टर्स के मन में कई सारे डाउट्स आ जाते हैं कि इसकी गिरावट कहाँ तक जाएगी, प्लस क्या अभी भी हम इस कंपनी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, प्लस जिन लोगों ने ऑलरेडी एंट्री करके रखा हुआ है वो होल्ड करें या फिर एग्जिट कर दें। देखो, इस कंपनी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा एंड ये बताऊंगा कि आने वाली फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में टारगेट्स क्या देखने को मिल सकते हैं। बट इन सबसे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि डेली अपडेट्स आप बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी मोटिवेशन के साथ हम डेली अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। सो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर चार्ट के साथ, जहां पर इसकी लास्ट क्लोजिंग 47 रुपये 20 पैसे की देखने को मिली है, जिसके चलते ये स्टॉक लगभग 1% गिरता हुआ देखने को मिला है। एग्जैक्टली इस कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी ओपनिंग ठीक ठाक थी, बाद में मार्केट की गिरावट के साथ ये स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आया, बाद में रिकवरी भी हुई, लेकिन अंत में जो इसकी क्लोजिंग है वो आपको डाउन मार्केट के चलते नीचे की ओर ही होती हुई देखने को मिली। एग्जैक्टली इस कंपनी के 5 दिन के परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करोगे तो शुरुआत में ये स्टॉक ऊपर की ओर भागता हुआ देखने को मिल रहा था, आखिरी 3 दिनों से इसके अंदर आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड इस गिरावट का कारण मैं ऑलरेडी आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। एग्जैक्टली यदि हम कई सारी न्यूज़ के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंपनी को लेकर कई सारी चर्चा होती हुई देखने को मिल रही है और इस समय यह स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग 9 से 10% तक गिर चुका है। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने एक प्लान आपके सामने रखा है कि आईआरएफसी के जो शेयर्स हैं, एक्स्ट्रा शेयर्स जो कि प्रोमोटर शेयर होल्डिंग लिमिट से ज़्यादा है, उसको जो है ओएफएस के जरिए ओपन मार्केट के अंदर सेल कर दिया जाएगा, जिसके चलते इसके सेंटिमेंट्स थोड़े से हिलते हुए देखने को मिले हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी अपने स्टेक को सेल करेगी तो उसके अंदर जो है आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। एंड ओपन मार्केट के अंदर जब सेलिंग होती है हैवी क्वांटिटी के अंदर तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्रेशर बढ़ने के कारण कोई भी शेयर नीचे गिरता हुआ देखने को मिलता है। इसी के कारण यहाँ पर जो बाइंग है वो पहले की तरह दबा कर देखने को नहीं मिलती जैसे कि आपको पहले देखने को मिली थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो यदि आप एक महीने के पैटर्न के ऊपर फोकस करोगे तो ये स्टॉक अभी भी 44% पॉजिटिव है और लगातार ऊपर की ओर ये स्टॉक भागता हुआ देखने को मिल रहा था। 6 महीने की बात करें तो 65% का रिटर्न है, बट एग्जैक्टली इस कंपनी के लोअर लेवल से हायर लेवल की बात करें तो यही रिटर्न्स आपको 90% प्लस देखने को मिल जाते हैं। प्लस लास्ट 1 साल की बात करें तो लास्ट 1 साल के अंदर 122% का रिटर्न बनाकर दिया है। चार्ट पैटर्न काफ़ी कमाल का है और मुझे लगता है ये रिटर्न्स आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाले हैं। सो जो लोग इस कंपनी के अंदर एंट्री कर चुके हैं होल्ड करके बैठे हैं होल्ड करके बैठे हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आपका नज़रिया थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए यदि आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको मल्टीपल रिटर्न्स कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़े मार्केट कैप के साथ अभी भी अंडर वैल्यूड देखने को मिलती है, लेकिन करंट लेवल से भी इस कंपनी का मार्केट कैप आने वाले फ्यूचर में कम से कम भी 20 से 30 लाख करोड़ को भी टच कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी का जो वैल्यूशन है, पीई रेशियो है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 9.87 का देखने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली अंडर वैल्यूड है। बाकी बात करें इसके सपोर्ट एंड टारगेट्स की, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की, तो उससे पहले यदि आप लोग इस कंपनी की बिजनेस के साथ साथ फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल स्टेटमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी काफ़ी कमाल की देखने को मिलेगी। इस कंपनी की शुरुआत जब से हुई है ये कंपनी फाइनेंस एंड एनबीएफसी सेक्टर के अंडर ही कामकाज करती हुई दिखाई दी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके प्रॉफिट जो है आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। ये इंडिया की इकलौती ऐसी एनपीए वाली कंपनी है, ये इंडिया की इकलौती ऐसी एनबीएफसी सेक्टर के अंदर कामकाज करने वाली कंपनी है जिसके ऊपर 1 रुपये का भी बैड लोन नहीं है, 0 रुपीज़ का एनपीए देखने को मिलेगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसका टोटल बिजनेस इंडियन रेलवेज के साथ देखने को मिलता है, गवर्नमेंट के साथ देखने को मिलता है, जहां से 100% श्योरिटी मिलती है कि आने वाली फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ इनका पैसा ज़रूर वापस मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और इसी कारण इस कंपनी के नंबर्स के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट्स में लगातार आपको अच्छी खासी जंप देखने को मिली है।
पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार जो कंपनी का प्रॉफिट है वो आपको अच्छे खासे परसेंटेज के साथ बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यहाँ तक कि साल दर साल के हिसाब से भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली है। प्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगातार इसके प्रॉफिट्स में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। पिछले साल 6090 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल 6337 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है। Q1 के नंबर्स के बाद ही जो एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है वो 6232 करोड़ की है। पिछले 10 साल के डेटा के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले 481 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 522 हुआ, फिर 701 हुआ और ऐसे ही नंबर्स जो हैं लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। फाइनेंशियली इस कंपनी में किसी भी तरह की कमी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी इसके बैलेंस शीट के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नेगेटिव देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ यही नेगेटिव चीज़ें आपको पॉजिटिव वर्क करती हुई दिखाई देंगी। बहुत से लोग जो है ये सोचते हैं कि इस कंपनी के ऊपर जो है 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है। लेकिन मैं बता दूं NBFC सेक्टर के ऊपर, फाइनेंस सेक्टर के ऊपर, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कभी भी कर्जे को कंपनी की स्ट्रेंथ के लिए मेज़र करते ही नहीं है। जितना ज़्यादा इसका कर्जा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा उतना ही ज़्यादा इस कंपनी का बिजनेस ग्रो होगा, उतना ही ज़्यादा ये कंपनी प्रॉफिट करेगी, क्योंकि ये कभी भी किसी दूसरी कंपनी को अपने पास से पैसा नहीं देती। मान लो यदि रेलवेज को 5000 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है कल को, तो क्या ये अपनी जेब से देगी? बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल यदि रेलवेज को इतने अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो ये किसी दूसरी कंपनी से, फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक से 5000 करोड़ रुपए का जो है लोन लेगी 5% के इंटरेस्ट पे, लेकिन रेलवेज को प्रोवाइड करेगी 10% पे, जिसमें बीच में ये 5% के मार्जिन पर प्रॉफिट कमाएगी 5000 करोड़ रुपए से। और इसी तरीके से इस कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो होता हुआ देखने को मिलता है। मतलब जितना ज़्यादा कर्जा इसका बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है उतना ही ज़्यादा इस कंपनी के प्रॉफिट्स भी आपको आने वाले फ्यूचर में बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के एसेट्स में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हर साल इस कंपनी के एसेट्स लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। इसके कर्जे के अगेंस्ट यहाँ पर जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिल जाती है। इस कंपनी में कमी क्या थी? सिर्फ एक शेयर होल्डिंग पैटर्न की ही, क्योंकि प्रमोटर के पास जो है 75% से ज़्यादा की होल्डिंग थी। एंड सेबी गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक कोई भी कंपनी, कोई भी प्रमोटर 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं रख सकता। और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आपको ये OFS देखने को मिलेगा ही, लेकिन देखने को मिलेगा कब? जब इसका शेयर चार्ट जो है भाग जाएगा। शुरुआत में यही स्टॉक आपको काफ़ी समय तक जो है एक ही लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, ठीक है, लेकिन इस बीच आपको किसी भी तरह का OFS देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे ही ये शेयर 100-200% भागता हुआ देखने को मिला, वैसे ही जो है इस कंपनी में OFS को अनाउंस कर दिया गया। जाहिर सी बात है, प्रमोटर भी तो पैसा कमाएंगे ना। मान लो मेरी जो है होल्डिंग ज़्यादा है, मेरी कंपनी का प्राइस 30 रुपये है और 2 साल से वो 30 रुपये ही है, और यदि मैं अपनी होल्डिंग्स को सेल करता हूं तो मेरा कुछ प्रॉफिट होगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो 50-60 तक चली जाती है और इन फ्यूचर में डिस्काउंट पे भी उसको सेल करता हूं तो भी जो है मैं अच्छे खासे प्रॉफिट्स में ही रहूँगा। तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ ही गवर्नमेंट ने ये OFS आपके सामने रखा है, जिसके चलते गवर्नमेंट भी जो है आपको पैसा कमाती हुई दिखाई देगी। और इस बात का ध्यान रहे, ये स्टॉक आपको कुछ दिन और ऐसे ही चलता हुआ देखने को मिलेगा, और जैसे ही OFS की शुरुआत हो जाती है या फिर ओपन मार्केट में सेलिंग देखने को मिलती है, वैसे ये स्टॉक जो है धीरे धीरे करके और नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली इस कंपनी के अंदर जो है 11% की सेलिंग देखने को मिलेगी, बट उसके अलावा भी जो है 4.55% की जो है एडिशनल सेलिंग देखने को मिलेगी। मतलब टोटल वैल्यू आपको 7500 करोड़ प्लस 1600 करोड़ की सेलिंग देखने को मिलती है, जो कि इस कंपनी के शेयर चार्ट पे डेफिनेटली इम्पैक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इसके हिसाब से जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, यदि आपका व्यू छोटा है, मतलब 1-2 महीने, 3 महीने या फिर 5 महीने के लिए एंट्री करना चाहते हैं और आपको लगता है अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, तो मेरे हिसाब से अभी एंट्री मत कीजिए, आप जो है इसके अंदर फंस सकते हैं। बट हाँ, यदि आपका नज़रिया लंबा है, यदि आप इस कंपनी के फ्यूचर को देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, तो डेफिनेटली आप इस कंपनी में एंट्री कीजिए और कम से कम भी 5 से 10 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में भूल जाइए। ये आपको रिटर्न भले ही कम देगी, लेकिन आपको डिविडेंड से ही इतना मालामाल कर देगी कि आपको जो है घर के खर्चे के लिए कहीं और से पैसे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इस कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। आने वाले फ्यूचर में इसके रिटर्न्स भी आपको काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, जो कि आराम से 5 गुना, 10 गुना, यहाँ तक कि 15-20 गुना भी हो सकते हैं। बाकी टेक्निकली इस कंपनी के एडवांस चार्ट के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टॉक अभी जो है हल्का फुल्का गिरावट में देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी जो है इस कंपनी के अंदर जो सेलिंग है वो ओवर नहीं हुई है। इस कंपनी का RSI लेवल आपको 64.91 का देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से इस लेवल पर आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, SIP के जरिए आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। आपको किसी भी स्टॉक के अंदर, चाहे वो पेनी स्टॉक हो, लार्ज कैप कंपनी हो, मिड कैप स्टॉक हो या फिर स्मॉल कैप हो, कभी भी आपको बल्क में खरीदारी करनी है तो आपको RSI 30 का या फिर 25 का वेट करना ही करना है, जिसके चलते गिरावट के जो चांसेस हैं वो कम से कम होते हैं, और आने वाले फ्यूचर में जो प्रॉफिट के चांसेस हैं
वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी जब इस कंपनी में सेलिंग होगी तो डेफिनेटली स्टॉक जो है 40 तक भी आता हुआ देखने को मिलेगा। इसका जो नॉर्मल सपोर्ट जो बनता हुआ देखने को मिलता है वो 36 का है। बाकी इससे रिलेटेड कोई आगे अपडेट आता है तो मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। बने रहें लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री अभी मत कीजिए, OFS के बाद इसको जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू गाइस।